ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 4 किंगडम एनिमेलिया हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज जो अपना गूगल मीट क्लास था उसमें बेसिक एनिमेलिया के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। आज अपन इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आज का जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर है तो आप फर्दर आगे फाइलम की रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, और उनको समझ भी सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी बच्चों इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इतने बड़े किंगडम को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। क्या हमारे पास ऐसे बेस थे जिसके आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट किया है एनिमल्स को। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है बच्चों, जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, बॉडी का डिफरेंट काइंड का ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। तो उनके बेस पर भी हमने जो है वो अलग अलग तरह के एनिमल्स डिवाइड किए हैं। इसके अलावा पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सभी एनिमल्स में अलग अलग है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उसके बेस पर भी हमने एनिमल को क्लासीफाई किया है। बॉडी सिमेट्री है ना, तो ये भी आपको पूरा सिखाएंगे क्या होती है बॉडी सिमेट्री। जर्म्स लेयर, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कितनी जर्म लेयर बनती है। बॉडी कैविटी या बॉडी सीलॉन, बॉडी के सेगमेंट हैं या नहीं है, बॉडी सेगमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट एंड व्हाट इज नोटोकॉर्ड। ये सब चीज़ें हम इस पूरे पार्ट में लेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है और कोई डाउट है तो वो आप जो है ऑनलाइन क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, एक में बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि बार बार नाम आएंगे ऐसे। तो बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि एनिमल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, है ना, तो या इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। तो बेटा कुछ इनका जो मैं सीक्वेंस वाइज इनको लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार इनका नाम आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। जो फाइलम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आएगा बेटा आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, इसके बाद में आता है बेटा आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द फाइनली इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा भी आगे डिवाइड किया जाएगा फर्दर। तो ये इवोल्यूशनरी क्रम ही समझिए आप, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ही समझिए। तो जनरली इनको हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट। और ये जो है हमारे हायर इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इनका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, क्या है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फाइलम है बच्चों ये, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, these are lower invertebrates, एस्केहेल्मिन्थेस, annelids, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एंड कॉर्डेटा फर्दर आगे जो है 5 क्लासेस में डिवाइड हो। राइट, तो कॉर्डेटा में क्या क्या आगे अपन डिवाइड करेंगे, फिशेज है, ठीक है, एम्फीबिया है, एवीज है यानी बर्ड्स, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं। राइट, तो बच्चों ये बार बार वर्ड आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हीं को स्टडी करना है और ये फाइलम है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन।
तो बच्चों लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपको एक बात कही थी कि ऑर्गेनिज्म वर्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनकी बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनिज्म वर्ड जो था वो ऑर्गेनिज्म वर्ड जो है वो किससे बना है, ऑर्गेनिज्म वर्ड क्यों दिया गया, एक लिविंग को ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिज्म बोला गया है। बच्चों बात समझ आ रही है एकदम अच्छे से? बिकॉज हैविंग स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सो वी कांट लिविंग एज अ ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। अब बच्चों कोई भी एनिमल है या फाइलम है या एनिमल ग्रुप है, उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके आधार पर हम इनको डिवाइड कर लें। तो बच्चों पहले आप बेसिक समझ लो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब क्या होता है बच्चों कि सेल डिवाइड होती है और बनता है सेल ग्रुप। क्या बनता है? सेल ग्रुप। बहुत सारी सेल्स बनती है। अब ये सेल ग्रुप जो है वो यूनाइटेड होता है और बनाता है टिश्यू। ठीक है ना? टिश्यू इज अ सेल ग्रुप, एक तरह का सेल ग्रुप है, यूनाइटेड सेल ग्रुप है ना, जिसकी सेल्स एक टिश्यू की जो सेल्स है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं, राइट। और टिश्यूज के बाद टिश्यू का ग्रुप जो है वो बनाता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी। तो ये बात आपको पता होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी। अब आप देखिए बच्चों कि आपको ये लेवल समझ आएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें केवल सेल्स है। आज मैंने एनिमेलिया में बताया था ना कि एनिमेलिया में जो एनिमल्स हैं वो ऑल आर मल्टी सेलुलर। ओके, तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें केवल सेल्स बहुत सारी है, सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट है, बट वो एग्रीगेट फॉर्म में है। ठीक है ना? वो जो है वो लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं है। तो जो सेल्स हैं वो बहुत सारी हैं लेकिन वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं है। तो इस लेवल को जो है हम सेलुलर लेवल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिश्यू फॉर्म हो गया है, तो जिनकी बॉडी में टिश्यू है बट ये सब चीजें नहीं है, केवल टिश्यू है, तो इस लेवल को हम टिश्यू लेवल बोलेंगे बॉडी का। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में ऑर्गन्स बन गए हैं, तो उसको अपन ऑर्गन लेवल बोलेंगे बॉडी में, कि इनकी बॉडी का ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसको अपन बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है एंड दिस इज मोस्ट एडवांस, लाइक नर्वस सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो जब ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है तो अपन उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलेंगे। तो मोटे तौर पर बच्चों आपने ये देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका एक तो हो गया सेलुलर लेवल, एक हो गया आपका टिश्यू लेवल, एक हो गया बच्चों आपका ऑर्गन लेवल और एक हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। इज दैट क्लियर? तो ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इनकी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट है, तो क्या इनकी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे? नहीं। और ऑर्गन लेवल का मतलब कि इनकी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम लेवल इनकी बॉडी में नहीं है। इज दैट क्लियर? और ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, तो ये तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब सेलुलर लेवल किसका होता है, टिश्यू लेवल किसका होता है और ऑर्गन लेवल किसका है या ऑर्गन सिस्टम लेवल किसका है, तो आइए बात करते हैं। सेलुलर लेवल जो होता है बच्चों वो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा एग्जांपल मैंने आपको आज सुबह ही डिस्कस किया था, स्पंज इसके अंदर आती है। तो इनमें सेलुलर लेवल प्रेजेंट होता है, यानी इनकी जो बॉडी होती है इनमें बहुत सारी सेल्स हैं
बहुत सारी सेल्स हैं, इनमें मैनी सेल्स प्रेजेंट हैं, बट वो जो है बेटा उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट है, डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट है। सभी सेल का अपना अपना कार्य है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि सबने अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है, लेकिन वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं है, वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? लूजली एग्रीगेट है, वो क्या है? लूजली एग्रीगेट है। सो दैट इज सेलुलर लेवल। समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से? तो ये पोरीफेरा, अगर पोरीफेरा का आप करेक्टर जब भी पढ़ोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल प्रेजेंट होता है। अब बात आती है बच्चों की टिश्यू लेवल किसमें है। तो टिश्यू लेवल का मतलब है टिश्यू प्रेजेंट है, तो इसमें जो है बच्चों आपको, और ईच टिश्यू हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, हर टिश्यू का अलग अलग क्या होगा? फंक्शन होगा। तो ये आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा और टिनोफोर्स में, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको शुरू में आज बता दिया ना फाइलम, पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम था, सेलुलर लेवल है। सिलेंट्रेट और टिनोफोर्स में क्या है? टिश्यू लेवल है। अब आता है ऑर्गन लेवल। तो जो ये ऑर्गन लेवल है बच्चों, ये प्रेजेंट होगा। ऑर्गन लेवल का मतलब क्या कहती है बताओ? ऑर्गन लेवल का मतलब है कि इसमें ऑर्गन प्रेजेंट है ना। तो ऑर्गन प्रेजेंट है तो ये होगा बच्चों आपका किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इज दैट क्लियर बच्चों? और इसके बाद में आ जाता है बच्चों आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आ जाएगा? एस्केहेल्मिन्थेस, है ना। तो एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के और कॉर्डेट्स तक, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको? ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब आप जब प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा लेवल है, तो क्या बताओगे? ऑर्गन लेवल, ठीक है। या टिश्यू सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल किसमें होता है? सिलेंट्रेट और टिनोफोर्स में। सेलुलर लेवल किसमें होता है? पोरीफेरा में, है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें होता है? एस्केहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स में, ठीक है ना। और वो कर्म आपको ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। समझ आ गया? तो ये है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में बखूबी आ रही होगी। क्लियर? तो पहला पार्ट पढ़ लिया हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पार्ट अपन देखते हैं बच्चों इसके अंदर। वो जो पार्ट है बच्चों हमारा, वो है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का पार्ट देखते हैं बच्चों। बॉडी सिमेट्री में मैं क्या बताता हूं, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, उसकी बॉडी का एक पर्टिकुलर क्या है? उसकी बॉडी की एक सिमेट्री है, ठीक है ना। एक सिमेट्री में बॉडी, एक सिमेट्री में अरेंज्ड है, उसकी बॉडी का एक पर्टिकुलर एक प्लेन है ना। एक बॉडी का एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है ना। तो बॉडी सिमेट्री को समझने से पहले आपको दो वर्ड समझने होंगे। एक होगा एक्सिस, बॉडी एक्सिस, और एक होगा बॉडी प्लेन। सबसे पहले एक्सिस को समझिए। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी। तो एक्सिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, है ना, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। जैसे ये बॉडी है तो एक्सिस क्या होगा? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो बॉडी के सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो ये एक्सिस लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, और जो एक्सिस है वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है। इस तरह से ये ट्रांसवर्स है। सो एक्सिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, है ना, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, और ये बॉडी के सेंट्रल पॉइंट से होके जाएगी। दैट इज एक्सिस। इज दैट क्लियर? समझ आया ना बच्चों? इसके बाद में बात आती है बॉडी प्लेन की। बॉडी प्लेन क्या चीज है? बॉडी प्लेन एक तरह की फ्लैट सरफेस है, और वो क्या करती है? डिवाइड टू बॉडी इन कोरेस्पॉन्डेंस, या डिवाइड टू बॉडी इन हाउस, ठीक है ना। यानी एक फ्लैट सरफेस जो बॉडी को
स्पेसिफिक हाल्व में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है ना। एक तरह की फ्लैट सरफेस जो बॉडी को डिवाइड कर देती है। और ये प्लेन भी लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है और ये प्लेन ट्रांसवर्स भी हो सकता है। यानी बॉडी प्लेन क्या हो गया बेटा, प्लेन वो चीज होगी जो बॉडी को डिवाइड करता है इक्वल हाल्व में, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, डिवाइड करता है, राइट। तो अगर इस तरह से समझिए, देखो कि ये देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए कि ये बॉडी है जैसे, और ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी को दो भागों में डिवाइड करेगा, ये और ये दो पार्ट्स बॉडी के डिवाइड हो गए, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? इस पार्ट को आप बोलेंगे राइट और लेफ्ट, या आप इसे बोलेंगे फ्रंट और बैक। क्लियर हुआ बेटा एकदम अच्छे से? और प्लेन ट्रांसवर्स भी हो सकता है। प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज प्लेन। इसी तरह देखो, प्लेन ट्रांसवर्स भी हो सकता है, इस तरह से देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो अब भी बॉडी दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो अब इसके जो पार्ट्स है, इसको बोलेंगे बॉडी का अपर पार्ट और इसको बोलेंगे बॉडी का लोअर पार्ट, या इसको डॉर्सल भी बोलते हैं और इसको वेंट्रल भी बोलते हैं। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये दो वर्ड आपको जरूर सीखना था। बॉडी एक्सिस क्या होता है? वो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है, और बॉडी प्लेन क्या होता है? जहां से बॉडी दो इक्वल हाल्व्स में या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? अब अपन मूव करते हैं बॉडी सिमेट्री पर, ठीक है। ये तो मैंने सिमेट्री से पहले की आपको बात बताई, ठीक है। अब जब हम बात बॉडी सिमेट्री की करते हैं बच्चों, तो जो हमने एनिमल्स जो हम पढ़ेंगे उनमें तीन तरह की बॉडी सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। एक होगा बेटा एसिमेट्रिक, एक होगा बेटा रेडियल सिमेट्री, और एक होगा बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री। So how many type of symmetry? 3. Asymmetric, radial symmetry और bilateral symmetry. 3 type of symmetry present in animals. First of all हम बात करते हैं asymmetric. नाम से समझिए आप, asymmetry जिनकी कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है, यानी बॉडी प्लेन चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल है, चाहे वो बॉडी प्लेन दो होते हैं ना, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक क्या होता है? ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स प्लेन बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी इसमें अनइक्वल टू पार्ट्स बनेंगे, अनइक्वल हाल्फ बनेंगे, ठीक है ना। दूसरी चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल है चाहे वो ट्रांसवर्स है, बॉडी को चाहे आप ऐसे काट रहे हैं चाहे आप बॉडी को इस तरह से काट, आपको इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, तो वो एसिमेट्री मानी जाएगी बेटा। समझ आ गया? तो ऐसा किसमें पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बेटा मोस्ट ऑफ पोरीफेरा। तो एसिमेट्री आपको किसमें देखने को मिलेगी? मोस्ट ऑफ पोरीफेरा में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उनमें टिश्यू नहीं है, उनकी सेल्स लूजली एग्रीगेटेड है। समझ आ गया? तो उनकी बॉडी का पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई प्लेन जाएगा तो वो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज एसिमेट्री, है ना। और इसमें एग्जांपल क्या देना है? मोस्ट ऑफ पोरीफेरा। नाउ रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री जो है वो क्या होती है उसको समझिएगा। रेडियल सिमेट्री को पहले डायग्राम से समझिएगा। आपने टायर देखा है ना, साइकिल का टायर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि टायर में ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं, इस तरह से देखा है ना आपने, है ना। तो उसी तरह से कुछ रेडियल सिमेट्री की स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है उनकी बॉडी को एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, चाहे ये प्लेन है चाहे आपका ये प्लेन है ना,
चाहे ये प्लेन है या फिर ये प्लेन है, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, किसी भी बॉडी प्लेन से, आइदर लॉन्गिट्यूडिनल, आइदर ट्रांसवर्स, आइदर एनी डायरेक्शन, किसी भी बॉडी प्लेन से इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी एनी बॉडी प्लेन, ठीक है, डिवाइड टू बॉडी इन टू इक्वल पार्ट्स या हाल्फ। कोई भी बॉडी प्लेन बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री, दैट इज रेडियल सिमेट्री। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात आती है कि रेडियल सिमेट्री जो होती है ना, रेडियल सिमेट्री जिन एनिमल्स में होती है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स सेसाइल होते हैं। आज ही मैंने आपको बताया था इनकी सेसाइल नेचर होती है, यानी ये मोबाइल नेचर के नहीं होते हैं और ये एक सबस्ट्रेटम के साथ, एक सॉलिड सरफेस के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। तो किसी एक सॉलिड सरफेस से ये अटैच रहते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं। सेसाइल का मतलब वो स्टेबल होते हैं एक जगह। दूसरी बात, रेडियल सिमेट्री जिन एनिमल्स में होती है, उन एनिमल्स में एक और खास बात होती है कि इनकी बॉडी की एक ओरल सरफेस होती है। ओरल सरफेस वो होती है जिधर माउथ होता है, ठीक है, और इसकी जो ऑपोजिट सरफेस होती है उसको एबोरल सरफेस कहते हैं। तो ये जो रेडियल सिमेट्री जिनमें होती है उनका एक ओरल सरफेस होता है। ओरल सरफेस कौन सा होगा? जिधर माउथ है, और उसके ठीक ऑपोजिट वाला क्या होगा? एबोरल सरफेस होगा। और ये किसी भी सरफेस से अटैच होते हैं तो अपनी कौन सी सरफेस से अटैच होते हैं? ये एबोरल सरफेस से अटैच होते हैं। बात समझ आ गई? एबोरल सरफेस के, और इनका जो ओरल सरफेस है वो ऊपर रहेगा, ओरल सरफेस इनका ऊपर रहेगा। समझ आ गया एकदम अच्छे से? और इनकी बॉडी दो डायरेक्शन में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी के दो डायरेक्शन होंगी, एक राइट और एक लेफ्ट, या आप ये बोलिए कि फ्रंट एंड बैक, ये दो इनकी बॉडी की डायरेक्शन रहेगी। इज दैट क्लियर? एक और आपको बात बताते हैं कि रेडियल सिमेट्री जिनमें होती है उनकी एक बड़ी विशिष्ट बात है कि ये सराउंडिंग सेंसेशन रिसीव कर सकते हैं। सराउंडिंग सेंसेशन या सेंस रिसीवर है, मतलब ये अपनी चारों तरफ से सेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी इनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि ये किसी भी सरफेस से सेंस रिसीव कर सकते हैं। समझ आया एकदम अच्छे से? तो सराउंडिंग सेंस रिसीवर है ये। तो ये इनको बहुत हेल्प मिलती है कि ये किसी भी डायरेक्शन से फूड ले सकते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में अपने एनिमीज को रिपेल कर सकते हैं, है ना। चारों तरफ से सेंस लेने वाले होते हैं ये रेडियल सिमेट्री वाले। बात क्लियर हुई एकदम अच्छे से? तो ये रेडियल सिमेट्री के बारे में मैंने बताया। और रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो रेडियल सिमेट्री किसमें होगी? देखो, सम स्पंज, ठीक है, इसके अलावा सिलेंट्रेटा, टिनोफोर्स, और एक जो है वो मैं अब लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। वैसे बच्चों ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेट्स हायर इनवर्टिब्रेट है, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेट जो है उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अब बताओ एसिमेट्री क्या था? पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के बाद बताओ कौन कौन होता है? पोरीफेरा के बाद कौन होता है? सिलेंट्रेटा होता है और टिनोफोर्स होते हैं। अब आप देखिए कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोर्स में क्या है? रेडियल सिमेट्री है। एक ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना, एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं उनमें भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री की, ठीक है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है इसको देखो, नाम क्या है? बाइलेटरल। बाई मतलब दो, बाइलेटरल, ठीक है ना। यानी बॉडी दो इक्वल हाउस में या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन किसी एक प्लेन से।
यानी बॉडी जो है वो आइदर ट्रांसवर्स प्लेन, इससे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, और आइदर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, इससे भी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एनी वन प्लेन, किसी भी एक बॉडी प्लेन से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब रेडियल सिमेट्री में क्या था कि बहुत सारे डायरेक्शन में प्लेन थे, और इसमें क्या था, एनी वन बॉडी प्लेन, ठीक है, और वो भी आइदर ट्रांसवर्स और आइदर लॉन्गिट्यूडिनल। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ आया एकदम अच्छे से। अब बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें होती हैं वो एक तो मोबाइल नेचर के होते हैं, मोबाइल नेचर मतलब मूवमेंट करते हैं, और इनकी बॉडी में क्या क्या सरफेस होगी, देखो, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, यानी ये इनके बॉडी की सरफेस होगी। आप इधर देखिए, अपनी बॉडी की बात कर लीजिए, अपना जो ये हेड वाला ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एंटीरियर, है ना, और जो नीचे पैरों वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर। सो एंटीरियर, पोस्टीरियर, और ये जो बैक वाला पार्ट है ये डॉर्सल, और ये आगे वाला पार्ट है ये है वेंट्रल। सो आवर बॉडी डिवाइड इन फोर पार्ट, है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, है ना, और ये अपने अंदर कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। इज दैट क्लियर? और बाइलेटरल सिमेट्री वाले मोबाइल नेचर के होते हैं। अब सवाल है कि बाइलेटरल सिमेट्री किस में होगी। तो अब पहले रेडियल सिमेट्री आपने कहां तक छोड़ी है, टीनोफोर्स तक छोड़ी है। तो अब टीनोफोर के बाद कौन आता है, प्लेटी-हेल्मनथीस। तो ये प्लेटी-हेल्मनथीस से लेकर के और बच्चों ये चली जाएगी कहां तक, कॉर्डेट्स तक, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, समझ आ गया। और जो इकाइनोडर्मेट्स है, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट, क्योंकि इकाइनोडर्मेट का जो एडल्ट था, इकाइनोडर्मेट का जो एडल्ट था उसमें रेडियल होती है, और इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा है उसमें बाइलेटरल होती है। समझ आ गया एकदम अच्छे से। सो दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। तो अब आप जैसे सपोज करो कभी आप एसके हेल्मनथीस पढ़ रहे हो तो उसमें आएगा हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, तो अब आपको अपने आप समझना कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। समझ आ गया एकदम अच्छे से। आप पढ़ोगे टीनोफोर्स तो आप पढ़ोगे टीनोफोर्स हैविंग रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री को आपको समझना है कि क्या होगा। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने बेटा बॉडी सिमेट्री आपको यहाँ पर बताई, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो एक और आपको अच्छी चीज बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज बताते हैं आपको। बच्चों देखो एक स्पेशल चीज आपको मैं बताता हूं कि जो बॉडी प्लेन है, ठीक है ना, जो बॉडी प्लेन है बेटा वो आपको उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो तीन तरह का बॉडी प्लेन भी आपको देखने को मिलेगा। सेल एग्रीगेट टाइप का, सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सेट टाइप का बॉडी प्लेन, और एक आपको मिलेगा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का। तो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको, ये टर्म मिल सकती है आपको अगर आप कोई रेफरेंस पढ़ रहे हैं। सो सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सेट टाइप का बॉडी प्लेन एंड ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल थ्री टर्मिनोलॉजीज? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लेन, नाम से समझ लीजिए, लूजली सेल एग्रीगेट किस में होती है, पोरिफेरा में। तो जो सेल एग्रीगेट टाइप का जो बॉडी प्लेन है वो आपको किस में मिल सकता है, वो आपको मिलेगा पोरिफेरा में। बात क्लियर? किस में मिलेगा, पोरिफेरा में मिलेगा। समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब आता है ब्लाइंड सेट। अब ये ब्लाइंड सेट क्या चीज है इसको समझ, पहले सेल एग्रीगेट समझ आ गया ना, ये तो पोरिफेरा हो जाएगा। अब ब्लाइंड सेट समझिए। अब ये चीज मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं। देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक ओपनिंग माउथ है जहां से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, ठीक है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट एंड है उसको एनस कहा जाता है। तो यहां से फूड हमने अंदर लिया,
और जो वेस्ट हमारा हो जाता है उसको एनएस के थ्रू आउट किया जाता है, यानी यहां से फूड को इन किया और एनएस से फूड को आउट किया। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें दो ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनएस, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। लेकिन बच्चों एक होता है, पहले बताओ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया कि एक माउथ है और एक एनएस है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कहा जाता है। अब देखो एक और बताता हूं मैं, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें केवल एक ही ओपनिंग है, ओनली वन ओपनिंग है इसमें, यहीं से फूड इन होगा, यहीं से फूड आउट होगा, एक ओपनिंग है, केवल एक ओपनिंग है इसमें, है ना। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन हुआ? जिसमें केवल एक ओपनिंग है, राइट। तो जिनमें एक ओपनिंग होती है उनका बॉडी प्लेन ब्लाइंड सेक का बॉडी प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन कहा जाता है। जिनमें केवल एक ओपनिंग होती है, यानी जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बोलो क्लियर हो गया ये टर्म एकदम अच्छे से, ब्लाइंड सेक वाला। अब सवाल है कि ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा होता किसमें बेटा? देखो इसका एग्जांपल देखो, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर और प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है ना, ये इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, सीलेंट्रेट, टिनोफोर्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनमें ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लेन मिलेगा। और अब तीसरा था ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब वाला किसमें होगा? जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लेन। ये किसको कहा जाता है? जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी जिसकी दो ओपनिंग होगी, एक माउथ और दूसरी एनस। बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट? अब एक और चीज आपको बताते हैं, बढ़िया। ब्लाइंड सेक समझ आ गया ना, जिसमें केवल एक ओपनिंग है, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब वाला कौन सा है? जिसमें दो ओपनिंग होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और बताते हैं, और ये शायद नीट 2016 में या पता नहीं 15 में ये क्वेश्चन भी आया था, तो मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। एक वर्ड आएगा बेटा आपका प्रोटोस्टॉम्स, और एक आएगा ड्यूटेरोस्टॉम्स। ये ट्यूब विद इन ट्यूब वालों को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। इनको जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम होता है उनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। कुछ प्रोटोस्टॉम्स टाइप के हैं और कुछ ड्यूटेरोस्टॉम्स टाइप के हैं। नाउ व्हाट आर प्रोटोस्टॉम्स एंड व्हाट आर ड्यूटेरोस्टॉम्स? देखिए बच्चों, जिनके अंदर अच्छा, इसको भी मैं फिर थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। पहले इतना आपको समझ आया? देखो ये बात ठीक है। अब देखो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक स्टेज आती है ब्लास्टुला। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला जो स्टेज होती है, उस स्टेज में यहां पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टुला एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है और इसमें एक पोर है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अब आप समझिए कि अगर ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, यानी पहले क्या बना? माउथ बना। ब्लास्टोपोर अगर माउथ बना रहा है, क्या बना रहा है? माउथ बना रहा है। और एनस लेटर, एनस बाद में बन रही है, एनस बाद में बन रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टॉम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टॉम्स। और प्रोटोस्टॉम्स के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपको, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोस्टॉम्स। समझ आ गया बच्चों? और ड्यूटेरोस्टॉम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, यानी एनस पहले बनेगी और माउथ लेटर, माउथ बाद में बनेगा। और इनमें ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है? एनस बना रहा है। समझ आ गया? जस्ट ऑपोजिट।
तो ये ड्यूटेरोस्पर्म्स होते हैं। तो अब ऑब्वियस बात है कि जो हायर कैरेक्टर है वो किसका आएगा, ड्यूटेरोस्पर्म्स का आएगा। तो ड्यूटेरोस्पर्म्स जो होगी वो इसका एग्जांपल ड्यूटेरोस्पर्म्स का देना पड़े तो क्या देंगे हम इसका एग्जांपल, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, ये इसका एग्जांपल होगा, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा। तो ये मैंने बेटा पूरा आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है। बॉडी सिमेट्री और बॉडी प्लेन के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हो जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आएगा, एक बार री सुन लेना आप लेक्चर को, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है अपने तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं जर्म लेयर का, ठीक है ना। 2 लेक्चर में पूरा कर देंगे अपन इसको, ठीक है। जर्म लेयर, अब क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से सुनो। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कुछ स्टेजेज आती है, देखिए कैसे, पहले आप इसको अच्छे से देखिएगा कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जाइगोट। जाइगोट एक सेल है और जाइगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज यानी वो डिवाइड होता है, जाइगोट यानी सेल डिवाइड होगी। तो सेल डिवाइड होगी तो बहुत सारी सेल बनेगी। तो जाइगोट के बाद जो पहली स्टेज एम्ब्रियो की आएगी वो आएगी मोरुला। मोरुला लगभग 2, 4, 8 या 16 सेल तक का हो सकता है, यानी 2, 4, 8 या 16 सेल्स का हो सकता है। अब सेल अभी भी डिवाइड हो रही है, अभी भी क्लीवेज चल रहा है, क्लीवेज यानी डिवीजन चल रहा है। तो इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी ब्लास्टुला। क्या आएगी, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एम्ब्रियो बताया था ना अभी मैं। ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला में क्या हो जाएगा बेटा, क्लीवेज रुक जाएगा, है ना, क्लीवेज रुक जाएगा। और अब यहां पर मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होती है सेल्स के अंदर। जितनी सेल्स बन गई हैं वो बन गई है ब्लास्टुला में। अब क्या होगा, सेल्स के अंदर मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगी। अब गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है, जो सेल्स है इनमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट होगी तो जितनी भी सेल्स है वो इस तरह से लेयर में अरेंज हो जाएगी, इस तरह से। तो ये क्या बनी है बेटा, सेल लेयर बनी है। और इन्हीं सेल लेयर को कहा जाता है जर्म लेयर। क्या कहा जाता है, जर्म लेयर। अब बताओ ये समझ आए, तो ये कहाँ होता है, गैस्ट्रुला में होता है। और ये जब सेल लेयर अरेंज हो जाती है उसके बाद ये टिश्यू बनाती है। तो फिर अगली स्टेज आती है नेरुला। नेरुला का मतलब टिश्यू बनना। और नेरुला के बाद फिर टिश्यू बनने के बाद ऑर्गन बनते हैं। तो अगली स्टेज आती है ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या आता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अब ऑर्गन बनेंगे। और ऑर्गन बनने के बाद फिर बॉडी बन जाएगी। तो ये स्टेजेस समझ आई आपको। खैर मुद्दे की बात है कि गैस्ट्रुला के अंदर जितनी भी एम्ब्रियो की सेल्स है वो लेयर में अरेंज हो जाती है, इनको बोलते हैं जर्म लेयर। बात समझ आई, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से आपको। अब देखो बच्चों कि जो ये जर्म लेयर समझ आ गया ना अच्छे से। अब देखो बच्चों कि ये जो जर्म लेयर है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए सबसे बाहर, फिर बीच में है एक लेयर और फिर अंदर है। इसको बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म, इसको बोलते हैं मीजोडर्म और इसको बोलते हैं एंडोडर्म। अब आप बताइए बच्चों की कितनी जर्म लेयर है, 3। तो अगर किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में 3 लेयर बनती हैं तो उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट, जिसमें कितनी लेयर बनती है, 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जिसमें ये 3 लेयर बने उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आ गया एकदम अच्छे से। और अगर 2 लेयर बने, क्या बने, 2 लेयर, 2 लेयर कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी एक्टोडर्म और एक हो जाएगी एंडोडर्म। तो इसमें क्या नहीं होगी बताओ, इसमें मीजोडर्म नहीं होगी। तो कितनी लेयर होगी, मात्र 2, एक एक्टोडर्म होगा और एक एंडोडर्म होगा। तो इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2। तो 2 तरह का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एक डिप्लोब्लास्टिक है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो जो एडवांस है वो कौन सा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एडवांस। ये एडवांस।
समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब सवाल है कि भाई डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है उसके अंदर जो एग्जांपल आएगा बेटा वो है सिलेंट्रेट और टिनोफोर, सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर बाकी बच गए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाकी कौन बच गए, प्लेटीहेल्मंथेस से लेकर के और कॉर्डेट्स तक सारे, है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हो जाएगा, प्लेटीहेल्मंथेस क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मंथेस क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। और आपका जो है ये डिप्लोब्लास्टिक में क्या आएगा, सिलेंट्रेट और टिनोफोर्स आएंगे। समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से, कोई डाउट। अब देखो बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपकी कि पोरीफेरा, अब पोरीफेरा एक बच गया ना सिलेंट्रेट से, तो आपने स्टार्ट ही कर दिया कि पोरीफेरा नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, वो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, वो डिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि उसमें तो सेल लूजली एग्रीगेट होती है, उसमें सेल अरेंज ही नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक कब होगा, जब दो लेयर बनेगी, उसमें तो सेल क्या स्कैटर्ड है, तो वो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है पोरीफेरा। और फिर सिलेंट्रेट और टिनोफोर के आगे डिप्लोब्लास्टिक, और इसके बाद वाले सारे के आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका जर्म लेयर का हो गया, ठीक है। बात समझ आई एकदम अच्छे से। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।